अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि कल हमने ब्रेक किया था। दरमियान में काफ़ी सारी डेफिनेशंस पढ़ ली थी, तो उससे आगे कुछ डेफिनेशंस थी वो हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यूनिट वेक्टर एक डिफ़ाइन है, वेक्टर की क्वांटिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ में से है यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब हम जानते हैं वन होता है। यूनिट का मतलब है वन। एक ऐसा वेक्टर होगा जिसकी मैग्नीट्यूड या मिकदार वन होगी, उसे हम कहेंगे कि ये यूनिट वेक्टर है। और इसका कोई यूनिट खुद से नहीं होगा, जैसे कोई वेक्टर मिकदार है मोमेंटम, उसका एक यूनिट भी होता है, लेकिन इसका हम कहेंगे कि कोई यूनिट नहीं होगा, इसकी मिकदार ही वन होगी। जैसे हम कहते हैं अ वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, जिसकी मिकदार इज़ इक्वल टू वन, वो वन होगी, विद नो यूनिट्स, कोई यूनिट्स नहीं होगा, इन अ गिवन डायरेक्शन, एक दी गई सिमत के अंदर, इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर, उसे हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर, इसे हम एक लेटर से जाहिर करेंगे, विद अ कैप, एक कैप के साथ, आर अ हैट ऑन इट, या फिर इसके ऊपर हैट का साइन डाल देंगे। एस, जैसा कि हमने एक वेक्टर लिखा है ए, उसके ऊपर यहाँ पे कैप या हैट का एक लेटर डाला है, ये इंडिकेट करता है यूनिट वेक्टर को। इसका मतलब है इसकी जो मिकदार है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो वन है। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, हमारे पास वन होगी, इसे हम कहेंगे कि ये एक यूनिट वेक्टर है। अब देखिए इसको मज़ीद डिटेल से देखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में डिस्कस करते हैं। इफ़ ए वेक्टर इज़ अ वेक्टर, जैसे कि हमने ए के ऊपर एरो लगाया है जो इसको इंडिकेट करता है कि ये एक वेक्टर है, विद मैग्नीट्यूड ए, इसकी अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वो लाइट फेस होता है या उसके ऊपर एरो नहीं होता, बार की अलामत नहीं होती, तो ये आ गया इसकी मैग्नीट्यूड ए, जिसको हम वन कंसीडर कर रहे हैं। देन ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड देन इट्स डायरेक्शन, ये फर्स्ट पे मैग्नीट्यूड है, फिर उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर है जो उसकी डायरेक्शन को जाहिर करता है। अब हमें चाहिए इसमें से यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है, ये उसकी डायरेक्शन है, हमें ये यूनिट वेक्टर चाहिए जो डायरेक्शन को जाहिर करता है। जब इसे सब अलग करेंगे, आइसोलेट करेंगे, तो हम इसे कैसे देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे हम इसको लिखते हैं ए हैट आर ए कैप इक्वल्स टू, जब ये ए जो है इस साइड पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अ वेक्टर ए ओवर इट्स मैग्नीट्यूड ए। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे कि ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला बन गया। हमने डायरेक्शन निकाल ली। अब ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अगर हम डिफाइन करेंगे तो डेफिनेशन लिख देंगे, किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो लिख लेंगे, फिर उसके बाद उसका ये फार्मूला लिख देंगे और कोई एक एग्जाम्पल भी दे देंगे। यहाँ हमने 3 एग्जाम्पल मेंशन किए हैं, हम एक भी दे सकते हैं, लेकिन इन एग्जाम्पल को यूज़ करके आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में भी डिस्कस करना होगा, तो हमें पता होना चाहिए। Direction along x, y and z axis are represented by unit vectors, यानी कि x एक्सिस में या y एक्सिस में या z एक्सिस में अगर कोई वेक्टर हम जाहिर करेंगे तो उनको यूनिट वेक्टर्स से जाहिर करेंगे, जैसा कि i हैट, j हैट, k हैट रिस्पेक्टिवली। जब हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर्स i, तो उसका जो कैप होगा, हेड होगा, बिल्कुल सेम उसके ऊपर आना चाहिए। इसी तरीके से जैसे ये j है बिल्कुल अप, और इसी तरीके से ये k है, k के भी अबव यूज़ करेंगे। इनको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर्स इन केस ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। जब कभी कोई वेक्टर आप x एक्सिस में जाहिर करने लगें कि एक वेक्टर है जो x एक्सिस की सिमत में है और उसकी कीमत 1 है, तो उसके साथ x एक्सिस में हम शो करेंगे i यूनिट वेक्टर, i यूनिट वेक्टर इन x एक्सिस। अगर आप वेक्टर लेते जो कि y एक्सिस में होता, तो उसके लिए हम यूज़ करते j हैट या j कैप। अगर हम k एक्सिस में, z एक्सिस में जा रहे हों, तो उसके लिए हम यूज़ कर देंगे k हैट।
एक्स एक्सिस में आई हैट, वाई एक्सिस में जे हैट, के एक्सिस में जी एक्सिस में के हैट यूज़ करेंगे। इनकी मिकदार 1 है, यानी आई की कीमत 1 है, जे की भी 1 है, के की भी 1 है और 1 का कोई यूनिट नहीं होता। फिर उसके बाद एक दूसरी एग्जांपल ले रहे हैं, यूनिट वेक्टर आर हैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। आर हम पोजीशन को भी कह सकते हैं। जैसे हम लेते हैं कि एक वेक्टर है आर, ये वेक्टर यहाँ तक मौजूद था आर, उसके आगे हमने एक स्मॉल सी लाइन ड्रॉ कर दी है, छोटी सी लाइन है और उसके ऊपर आर हैट लिख दिया है। ये लाइन इंडिकेट कर रही है इसकी मैग्नीट्यूड को और आर हैट शो कर रहा है इसकी डायरेक्शन को। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, यूनिट वेक्टर n हैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का मीन परपेंडिकुलर भी हो सकता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर को कहते हैं। ड्रॉन ऑन अ सर्टेन सरफेस, किसी खास सरफेस पर, सतह पर। जैसे कि अगर हमारे पास ये एक सरफेस है जिसको मैं यहाँ बुक कंसीडर कर रहा हूँ कि एक बुक है, वो बुक इस तरीके से रखी हुई हो बिल्कुल ऐसे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो उसकी सरफेस की डायरेक्शन किस तरफ है? बिल्कुल अप साइड है। तो ये सरफेस के अप साइड परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है, इसीलिए हम इसको कहते हैं नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस इसको इंडिकेट करेंगे n हैट के साथ। तो हमने 3 एग्जांपल्स मेंशन की हैं यूनिट वेक्टर्स की, जिसमें से डिफाइन और मैथमेटिकल फॉर्म के साथ हम कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक टर्म है नल वेक्टर। नल वेक्टर, इसको हम ज़ीरो वेक्टर भी कंसीडर करते हैं। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 0 होगी। A vector whose magnitude is 0, a vector whose magnitude is 0, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होगी एट डायरेक्शन आर्बिट्रेरी और इसकी कोई ख़ास सिमत नहीं है, इज कॉल्ड अ नल वेक्टर। एक नल वेक्टर कहलाता है रिप्रेजेंटेड बाय ओ। इसे हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे जब वेक्टर्स को ऐड कर रहे होंगे, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। जब उनका आंसर 0 आएगा तो वो भी एक वेक्टर होगा। जब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, उनका आंसर अगर 0 आएगा तो वो भी एक वेक्टर होगा, उसे हम कहेंगे नल वेक्टर। उस 0 की बजाय हम उसे ओ और उसके ऊपर ये एरो का साइन डाल देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा ये है तो वेक्टर लेकिन इसकी मिकदार 0 है, इसीलिए ये नल वेक्टर कहलाता है। अगर हम ये बनाना चाहें कि कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल सम ऑफ वेक्टर ए वेक्टर का मजमुआ एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर नेगेटिव ए इज आ नल वेक्टर। जैसे कि हमारे पास हम पहले पढ़े हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर, अगर एक वेक्टर है ये हमारे पास ए, ये पॉजिटिव है, इसकी डायरेक्शन राइट साइड पे है। अगर हम इसकी डायरेक्शन अपोजिट साइड पे कर दें तो वो हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव ए। डायरेक्शन चेंज करने से उसका साइन क्या हो जाता है? नेगेटिव। अब जब हम इन दोनों को ऐड करें, दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, जैसे कि ये +4 हो और ये -4 हो, इन दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। 0 भी एक वेक्टर ही होगा क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स थे, इसीलिए हम इसको इंडिकेट करेंगे ओ के साथ। ओ के साथ इंडिकेट कर देंगे ताकि हमें पता है कि ये एक वेक्टर है और इसे हम नल वेक्टर कहते हैं। Sum of positive a and negative a gives us a null vector as a plus into negative a goes to o, that is called null vector. Sum of vectors taken head to tail rule. अगर हम head to tail का वर्क कर रहे हो, वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो along the side of closed polygon, एक ऐसी शक्ल जिसके सारी साइड्स पे हेड टू टेल रूल ऐड करते हुए उसे हम एंड तक लेके जाते हैं, जिसके अंदर 6 साइड्स होंगी, वो भी नल वेक्टर देगी। जैसे हमने हेड टू टेल में लिया था कि वेक्टर ए है, उसका हेड वेक्टर बी की टेल से ज्वाइन किया हुआ है। फिर हमने क्या किया? वेक्टर बी का हेड वेक्टर सी की टेल से ज्वाइन किया।
फिर C का हेड D की टेल के साथ ज्वाइन किया है, D का हेड E की टेल के साथ और E का हेड F की टेल के साथ, जबकि लास्ट वेक्टर है F जिसका हेड पहले वेक्टर की टेल को जाके ज्वाइन कर रहा है। अगर ऐसा होता, हमने पढ़ा था कि पहले वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक जाके अगर ज्वाइन करें तो उसका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम रिजल्टेंट। लेकिन ये हमने ऐसा नहीं किया, बल्कि लास्ट वेक्टर की हेड के साथ टेल को ज्वाइन करके लास्ट वेक्टर का हेड पहले वेक्टर की टेल पे ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है? 0। जहाँ से स्टार्ट किया था वैसे ही वहाँ पे एंड कर दिया है। तो इन सब का आंसर 0, जिसको हमने किस से इंडिकेट किया है? O से, जिसे हम कहते हैं नल वेक्टर। रिजल्टेंट इज 0 कॉल्ड एज अ नल वेक्टर। क्लोज पॉलीगॉन 6 साइडेड अरेंजमेंट जो है एंड में भी वहीं जाके मिलता है, तो इससे हमने कहा है कि इसका आंसर 0 है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन में भी आ सकता है, MCQs में भी आ सकता है, और नेक्स्ट लॉन्ग टॉपिक्स के अंदर जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, जहाँ पे आंसर वेक्टरों का 0 आ रहा होगा वहाँ पे हम O को शो करेंगे। इसकी एक नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। इक्वल मतलब मसावी, बराबर, बराबर होना। 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनको हम इक्वल कह सकते हैं। दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। 2 कंडीशंस हैं हमारे पास कि इनकी मैग्नीट्यूड यानी इनकी मिकदार बराबर हो और इनकी डायरेक्शन भी सेम हो, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स। ये ज़रूरी नहीं है कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों, तीनों, 4 जो हम यूज़ करेंगे वेक्टर, स्टार्टिंग पॉइंट उनका सेम हो, वो ज़रूरी नहीं है। 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मिसाल के तौर पे 2 पैरेलल वेक्टर्स, 2 मुतवाज़ी वेक्टर्स A एंड B ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर इक्वल। जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगी वो इक्वल वेक्टर्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे एक वेक्टर A है, राइट साइड की तरफ हम मूव कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से एक वेक्टर B है राइट साइड पे, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड इनकी मिकदार भी सेम है, लेंथ सेम है। तो ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर्स हैं। जबकि ये वेक्टर A है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, जबकि वेक्टर B का स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा सा आगे, उससे अहेड हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों की मैग्नीट्यूड फिर भी बराबर है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये भी हमारे पास इक्वल वेक्टर्स हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि वेक्टर A की डायरेक्शन राइट साइड है, B की अपोजिट साइड पे है, लेकिन मिकदार इनकी बराबर है, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, इसलिए ये इक्वल नहीं है। तो हमने आज 3 डेफिनेशन डिस्कस की हैं। दोबारा से देखें, एक हमने पढ़ी है यूनिट वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मिकदार तो 1 होगी लेकिन उसका खुद का कोई यूनिट नहीं होगा, ये किसी सिमत को जाहिर करेगी, किसी डायरेक्शन को जाहिर करेगी, तो इसे हम कहेंगे कि ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की मिकदार 1 होने से किसी भी वेक्टर के साथ अगर हम 1 मल्टीप्लाई कर दें तो उससे कोई चेंज नहीं आता। जैसे A को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, B को 1 से कर दें, कोई चेंज नहीं आता। इसको हम लिखते कैसे हैं? वेक्टर जो होता है, वेक्टर A बराबर होता है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड होती है, दूसरी उसकी डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन लेंगे जिसे हम यूनिट वेक्टर कह रहे हैं, तो A हैट इक्वल टू वेक्टर A ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। अगर आप एक वेक्टर बनाना चाहते हैं एक्स एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस में मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है, लेकिन उसके साथ कोई यूनिट तो नहीं, मैं उसके साथ इंडिकेट कर दूंगा I। मिसाल के तौर पे एक वेक्टर जो ड्रॉ किया गया है 3 डायमेंशन के अंदर, अगर मैं एक वेक्टर लेता हूँ, ये एक वेक्टर है, इसको मैं लिख रहा हूँ वेक्टर A, वेक्टर A। जबकि हमने पढ़ा था वेक्टर A, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैट्रिक में हमने 2 पढ़े थे। जैसे ये A की बजाय अगर मैं यहाँ पे A की बजाय F लिख देता, फोर्स F, जैसे हमने पढ़ा था कि ये फोर्स का Fx कंपोनेंट होता है और ये हमारे पास Fy कंपोनेंट होता है, लेकिन इसमें तीसरा भी डायमेंशन, तीसरा भी हमने शो किया हुआ है, तो उसे हम Fz भी शो कर सकते हैं। तो जब एक वेक्टर को लिखेंगे, जैसे कि वेक्टर A है,
ए वेक्टर, उसके ऊपर ये एरो का साइन यूज़ कर दिया, इक्वल टू, सबसे पहले उसकी मैग्नीट्यूड फिर यूनिट। तो इसके कंपोनेंट्स जो लिखने लगा हूँ, पहले मैं लिख रहूँगा ए एक्स, साथ में लिख रहा हूँ आई यूनिट वेक्टर। इसका मतलब है ये ए का एक्स कंपोनेंट जो है, ए का एक्स कंपोनेंट इस साइड पे है, उसके साथ मैंने शो कर दिया आई। फिर वाई वाला यूज़ करूँगा तो लिखूँगा प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर। अगर हम z वाला यूज़ करेंगे तो उसे हम लिख देंगे a, इसी तरीके से हमारे पास a, z और ये उसके साथ k यूनिट वेक्टर। अब देखिए ये i, j और k, इनकी वैल्यू क्या है 1। अगर 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज तो नहीं आएगा, जस्ट इनके साथ चेंज कोई नहीं आता, लेकिन आई वाला बताता है कि ये एक्स एक्सिस में है, जे वाला बताता है कि ये वाई एक्सिस में है और के वाला बताता है कि ये जी एक्सिस में है। अब इसे अगर हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे तो ए इक्वल टू, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 4i प्लस 3j माइनस 7k, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास जो वेक्टर दिया हुआ है ये 4 मैग्नीट्यूड है, यानी ए एक्स है, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, आई बताता है कि ये एक्स एक्सिस में है। फिर उसके बाद इस j को देखते हैं तो हम कहते हैं ये 3 यूनिट्स y एक्सिस में है, जब k को देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये 7 यूनिट z एक्सिस में मौजूद है। i x को, j y को और k z को जाहिर करता है। फिर हमने कहा था कि एक वेक्टर r है, पोजीशन वेक्टर है, उसको शो करेंगे तो उसके साथ एक स्मॉल लाइन ड्रॉ कर दें, r यूनिट वेक्टर r हैड। नॉर्मल की बात की थी हमने कि एक सरफेस है, एक बुक पड़ी है, तो उसकी जो सरफेस है उसकी डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर है। एमसीक्यूज में अगर आ जाता है यूनिट वेक्टर एंड इंडिकेट्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ड्रॉन ऑन द सरफेस, नॉर्मल या परपेंडिकुलर का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। फिर हमने देखा नल वेक्टर, नल, जीरो मैट्रिक्स भी जैसे हम पढ़ चुके हैं। जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसकी मिकदार ज़ीरो होगी लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन ख़ास सिमत में नहीं है, तो इसलिए हम इसे नल वेक्टर कहते हैं। इसे ओ से ज़ाहिर करेंगे जब दो वेक्टर ऐड कर रहे हो, एक वेक्टर ए हो दूसरा नेगेटिव ए हो, दोनों की मिकदार बराबर सिमत अपोजिट, तो एक दूसरे को कैंसिल करके क्या कर देते हैं ज़ीरो, जिसे हम लिखेंगे ओ के साथ, इसे हम नल वेक्टर कह देंगे। इसी तरीके से अगर हम वेक्टरों की हेड टू टेल रूल कर रहे हो, पहले वेक्टर का हेड दूसरे की टेल, दूसरे का हेड तीसरे की टेल, तीसरे का हेड चौथे की टेल, पांचवें का हेड छठे की टेल, छठे का हेड और सातवें की टेल। जब इसको लास्ट में यहाँ ऐड कर दिया हमने, वापस वहीं पहुँच गए जहाँ से स्टार्ट किया था, तो इस सब का आंसर भी ज़ीरो ही होगा, जिसे हम नल वेक्टर कहेंगे। इक्वल वेक्टर, मसावी वेक्टर, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर बराबर होंगे अगर उनकी मिकदार और सिमत सेम हो, चाहे उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम ना भी हो तो वो पैरेलल वेक्टर हैं। जैसे ए और बी ये भी पैरेलल हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं, ये भी इक्वल हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है क्योंकि इनमें डायरेक्शन चेंज हो गई। शुक्रिया।